हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सेकंड चैप्टर ऑफ व्याकरण वर्ण विचार। देखो, इसमें कुछ तस्वीरें दिखा रखी हैं। जो एक छोटा बच्चा है वो कर रहा है, और जो उससे बड़ा है वो माँ माँ कर रहा है, और जो उससे बड़ा है वो कह रहा है माँ भूख लगी है। तो देखो, बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो हिंदी भाषा में ध्वनि के बोले जाने वाले व लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते आगे। जैसे आप चलिए में अनेक ध्वनियाँ हैं। आप में आ प्लस प प्लस अ, चलिए में च प्लस अ ल प्लस ई और ए। अब देखो, ये जो वर्ण बना दी ना, इसके आगे हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ये भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है? सबसे छोटी, और इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो वर्ण आगे हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, जैसे ये दे रखे हैं, अ आ ई ऐ उ ऊ री ऋषि ए ओ औ। 11 होते हैं ये स्वर। इन्हें अधिकतर व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो, व्यंजनों में हम जो मात्राएं लगाते हैं, जैसे आ की लगा दी या ई की लगा दी, तो ये जो उनके चिन्ह होते हैं ना स्वरों के, ये सब व्यंजनों के साथ लगते हैं। तो इन चिन्हों को कहते क्या है? मात्रा। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए मात्राओं का सही ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मात्राओं के ज्ञान के बिना हम कोई शब्द नहीं लिख सकते। अब कोई भी मात्रा है, जैसे काम लिखना है, तो आप काम, अगर आपको आ की मात्रा का नहीं पता होगा, आप कम लिख दोगे, तो वो वर्ड हम लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख सकेंगे। तो मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इससे ही हम सही लिख सकते हैं। तो आओ जाने इन मात्राओं का सही प्रयोग। अ आ ई ई ऊ री ऋषि ए ओ आओ। अब देखो, ये आगे इनके वर्ड दे रखे हैं सबके। तो जैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे तो हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो हम इसका डिफरेंस ऐसे देखते हैं भी। छोटी की मात्रा है तो दिन, गिन, कील, चील, गुलाब, चूहिया, चूहा, शूल। तो ऐसे हम सीखते हैं ये मात्राएं। हम मात्राओं को देखते हैं भी, अगर छोटी की मात्रा है तो साउंड थोड़ी सी कम लगती है, अगर बड़ी की मात्रा है तो साउंड थोड़ी सी लंबी जाती है। तो मतलब इस आधार पर हम ये मात्राएं सीखते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है ना, वो सभी अ के साथ जुड़े हैं। कोई भी व्यंजन है वो अ के बिना हम नहीं लिखते। यदि हम अ वर्ण, उसमें से देखो, आपने वर्ण विच्छेद किया है, आपके लिटरेचर में मैंने जो लेसन्स करवाए उसमें वर्ण विच्छेद करा है। अगर हम कमल का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क को पैर में हलंत लगाएंगे, फिर प्लस अ, फिर म लिखेंगे तो म के पैर में हलंत लगाएंगे, फिर प्लस अ। मतलब अगर वो अ के बिना लिखते हैं तो वो आधा है वर्ड, अगर अ के साथ लिखते हैं तो वो पूरा है। तो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता के बिना लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सारे व्यंजन स्वरों के साथ जुड़े हुए हैं। स्वरों की मात्राएं लगती हैं सारी, और स्वर ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो स्वर हम लिखते हैं वो स्वतंत्र है, उनके साथ कोई भी उनमें व्यंजन नहीं जुड़ा, कोई भी उनमें कुछ और नहीं जुड़ा, तो वो स्वतंत्र वर्ण है। तो आगे देखो, कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है। तो जो अनुस्वार है उसे हम नाक की सहायता से बोलते हैं, जैसे अंग, पंख, कंगन। तो जो अनुनासिक है वो पाम। अब देखो, वो मुंह और नाक दोनों से साउंड आ रही है, कांच, आँख। तो जो विसर्ग होता है ना, उसमें ह की साउंड होती है। जैसे प्रातः लिखते हो, प्रातः के बाद पीछे दो बिंदी लगाते हो ना, दो डॉट लगाते हो, वो विसर्ग है। तो वो ह की साउंड आती है उसमें, प्रातः, अथः। तो मतलब ह की साउंड आती है, तो वो है विसर्ग। आगे व्यंजन दे रखे हैं सारे। ये जो इन सभी व्यंजनों में अ जुड़ा रहता है, इसके बिना ये नहीं बोले जा सकते। मतलब जो ये व्यंजन हैं उनमें अ जुड़ा हुआ है, तो इसके बिना ये नहीं बोले जा सकते। ये जो अलग से दे रखे ना, ड ढ, मतलब ये वर्ण होते हैं जो अलग से दे रखे होते हैं, अतिरिक्त वर्ण कहते हैं इसको। ये मतलब हमारी भाषा में उर्दू और ये अरबी, फ़ारसी, इधर से आए हुए शब्द होते हैं। मतलब ये हम इनके लिखने के लिए कोई लिपि नहीं होती, तो हम इनके नीचे नुक्ता यानी कि बिंदी लगा देते हैं, तो फिर हम इसका प्रयोग करते हैं।
आगे है क्ष त्र ज्ञ और श्र, दो व्यंजनों व अ स्वर के मेल से बने। ये संयुक्ताक्षर है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, इनमें दो व्यंजन होते हैं, बाकी सब में एक व्यंजन और एक स्वर होता है। लेकिन ये जो चार है ना, इसको संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो व्यंजन होते हैं। जैसे अक्ष है, क प्लस श प्लस अ, अब दो व्यंजन है, एक स्वर है। तो त्र में भी त प्लस र प्लस अ, अज्ञ में भी ज प्लस न प्लस अ, आगे श्र में भी श प्लस र प्लस अ। तो ये चार संयुक्ताक्षर हैं, ये आपने याद रखने हैं, क्ष त्र अज्ञ और श्र। आगे हैं कुछ विशेष प्रयोग। अब देखो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, र को ऊ की मात्रा नीचे लगा देते हैं, लेकिन र को ऊ की मात्रा कभी भी नीचे नहीं लगती। र को ऊ की मात्रा बीच में लगती है। अगर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो सीधी घुंडी लगा देनी है, अगर बड़े ऊ की लगानी तो छोटी सी लाइन लगा के, हल्की सी लाइन लगा के फिर उसके साथ घुंडी मोड़नी है। तो ये जैसे रुचि, रुई, रुपया, गुरु, रूप, रूठना, अमरूद, रूखा। आगे है र के विभिन्न प्रयोग दे रखे हैं। रस, यह अरहित र बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे धर्म, तो ये ऊपर लगता है। इसके प्रयोग में पूरा र पहले वर्ण के साथ आता है, इसके लिए वह वर्ण अरहित होना चाहिए। जैसे व्रत, व प्लस र। तो आगे है ट्वर्ग में इसका प्रयोग नीचे ऐसे होता है, ऐसे दिखा रखा है, ट प्लस र प्लस क, ट्रक। तो मतलब ये कुछ र के प्रयोग हैं, मतलब जो अरहित र बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे मतलब ये र के साथ अ नहीं जुड़ा हुआ तो धर्म, ये म के ऊपर आएगा। इसके जो दूसरा है पैर में आता है, इसके प्रयोग में पूरा र आता है, पहले वर्ण के साथ पूरा र आता है। तो आगे एक्सरसाइज है, दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन छांट कर लिखो। स्वर, व्यंजन, इन संयुक्त अक्षरों से दो दो नए शब्द बनाओ। अक्षर क्षत्रिय, आगे तंत्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान, श्रमिक, श्रम। तो ये आपने बनाने। इन वर्णों में भिन्न भिन्न स्वरों की मात्राएं लगाकर हर शब्द से दो दो नए शब्द बनाओ। जैसे मान से माना, मीना, माल से माला, मौला, मतलब ऐसे आप वर्ड बनाने हैं। आगे है इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। जैसे क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। तो ये क्या बन गया? पहले तो क प्लस ई है की, फिर त प्लस आ है ता, फिर ब प्लस अ है ब, किताब। आगे व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ य प्लस अ। तो वि द आ लै, विद्यालय, विद्यालय। तो आगे आप बनाओगे र में ऊ व ऊ की मात्रा लगाकर तीन नए शब्द बनाओ। दिए गए स्वरों के मात्रा चिन्ह लगाओ। दिए गए व्यंजनों के पहले व बाद वाले व्यंजन लिखो। ओके।